प्रोग्राम टॉक टुडे में आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। नाज़रीन, ताज़ा तीन खबरों के साथ और उस पर तज़िया पेश करने के लिए जो भी सियासत से जुड़ी हुई खबरें हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और मेरे साथ आज तज़िया पेश करने के लिए स्टूडियो में जनाब आसिफ उस्मानी साहब, जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब भी मौजूद हैं, जबकि जुल्फ़िकार नताज साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आज जो ताज़ा तरीन मुल्क की खबरें हैं उस हवाले से अगर जी जवेद इकबाल गुरैश साहब, एक तो हम ये यानी कि चीज़ें जो चल रही हैं मुल्क में उस पर बातचीत कर लेते हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो भी रोज़ कोई ना कोई उनका नया मुतालबा सामने आ रहा होता है। मुतालबा आना चाहिए, इस पर कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिस्टम को भी साथ चलने दिया जाए, जमहूरी तरीके से चलने दिया जाए। गो के मुल्क में हम ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत है या जमहूरी तरीके से सारा निज़ाम चल रहा है। जो चीज़ें अगर सिस्टमेटिकली नहीं चल पाएंगी तो मसाइल होंगे, हालात ख़राब होंगे। तो इनको भी देखना होगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जो मुल्क में मुआशी हालात जो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, इन पर भी काबू पाना है। तो उनका एहतजाज अपनी जगह ये नहीं हम कह सकते गलत है, लेकिन चीज़ें जो हैं उसको अगर देखते हुए फ़ैसला करें तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई इसका बेहतर जो है वो रास्ता भी बन पाएगा। पीटीआई के लिए भी कोई आसानियाँ पैदा होंगी, पहले भी उनके बहुत से लोग जेल में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सारी जो मुश्किलात हैं, सारी परेशानियां हैं, इससे पीटीआई कैसे निकल पाएगी? और जो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत उनकी उनकी इत्तेहादी जमात हुकूमत में है, वो भी सारे मसाइल देख रही हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। IMF जो है वो कई शराइत हमारे साथ जो है तय कर रही है कि हम कर्जा देने के लिए ये करेंगे। बिजली के साथ गैस के बिल बढ़ गए हैं और इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो है उसकी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। तो गैस में इन मसाइल पर हम कैसे काबू पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है बाट साहब के ये आपकी बात सही है कि थोड़ा ये इसी लचक पैदा करनी पड़ेगी। हालांकि देखें, जो आदमी जिससे ज़्यादती हुई हो, जिसने जुल्म सहा हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उन चीज़ों को भुला दे। यानी आप देखें कि पूरा इलेक्शन जो था उसमें जिस तरह धांधली हुई और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानियां चली, तो उसमें तो अब देखें, जो लोग जीते हुए थे वो हार गए, जो हारे हुए थे वो जीत गए। अब वो जो हारे हुए हैं, जो जीते हुए थे, अब उनका तो मौक़िफ़ है ना कि पहले इस बात का फैसला किया जाए कि हम जीते हैं या हारे हैं। और फॉर्म तो इसके लिए अदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए था, अदालतों को अपना रोल अदा करना चाहिए था कि वो जो है वो फॉर्म 45 जो भी हैं उनको उनके बेस पे और 47 को सामने रखते हुए फैसले करें, और जो लोग एक्चुअल जीत रहे हैं उनको जीता हुआ जीता हुआ उनका डिसीजन दें और वो लोग आके असम्बली में बैठें। लेकिन ये जो धांधली ज़दा लोग असम्बली में बैठे हैं जी, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? ये पिछले 30 साल से यही लोग हैं जो मतलब हुकूमतें करते रहे हैं 40 साल से, हैं जी, और वो कभी भी मुल्क को ये महंगाई के भंवर से बाहर नहीं निकाल सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब देखें, जब इस तरह का सिनेरियो हो तो उसमें ये जो पीटीआई है, इस पार्टी को थोड़ी सी लचक ज़रूर मतलब देनी चाहिए और लचक दिखानी चाहिए, ताकि वो एक दफ़ा जो है ना इस सिस्टम को चलने दें, जो कि जिससे कि मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हो सके। मुल्क के मुआशी हालात इतनी बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मोर दैन 50% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल क्या हैं, इसके अलावा महंगाई, अब रमज़ान शरीफ है, इसमें इनको अपना रोल अदा करना चाहिए। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट बनी है कि वो बजाय खैरातें तकसीम करें, बजाय आटे तकसीम करें, बजाय जो है इस तरह की चीज़ें करें, अपना बेनज़ीर प्रोग्राम में 1000 रुपये में दूसरा 1000 मिलाएं,
इससे बेहतर है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए, और एक तो प्रॉपर प्लानिंग करके ऐसे रिसोर्सेज पैदा किए जाएं जिससे मुल्क की माशी हालत बेहतर हो। दूसरी तरफ इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जाए, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जो हैं, डिप्टी कमिश्नर साहबान को खुद बाहर निकलना चाहिए, जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं, वो बाहर निकलें, क्योंकि इस वक्त लोग महंगाई का जो जिन है इसका इतनी बुरी तरह शिकार है कि अंदाज़ा नहीं है कि लोग सही तरीके से ना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं, ना सहरी कर सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए इंतज़ामिया को जो है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और इंतज़ामिया को फील्ड में आना चाहिए, और बजाय कि हम जाली तस्वीरें लगाएं यूटिलिटी स्टोरों के आगे खड़े होके या लोगों के घरों के अंदर जाके, टूटे फूटे घरों के अंदर जाके उनसे जो है बातें करें, इससे बेहतर है कि हम अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ठीक करें और इंतज़ामिया को अच्छे तरीके से फॉल करें, और ताकि वो बाज़ारों में जाए और महंगाई को कंट्रोल करे। ये नहीं कि मैं जी अतवार बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ पे ये सहूलत मिलेगी। वहाँ अतवार बाज़ार में क्या होता है, एक अच्छी चीज़ अगर प्याज है तो 1 किलो अच्छे प्याज और 5 किलो गंदे प्याज उसमें मिला के उस रेट को कम करके दे दिया। वहां एक अजीब तमाशा है। तो इसलिए इंतजामिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम के लिए कुछ तो कर दें ताकि कोई ठंडी हवा किसी तरफ से आवाम की तरफ आए और वो सांस ले सके। जी उस्मानी साहब, अगर हम थोड़ा सा जो है वो गहराई में जाके देखें, अगर हम बात करते हैं जब भी कि मुआशरत बेहतर हो, हम कहते हैं जी अदारे अपना किरदार अदा करें, हम कहते हैं जी डीसी और दीगर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ये बाहर निकलें। असल में जो बात है, जब भी कोई हमारे पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है तो उसका जब पहला सांस ले रहा होता है तो उसका पहला सांस जो है वो 2 लाख का मकरूज़ है। यानी कि अभी वो दुनिया में आया है, उसने सांस लिया है। मेरे ख्याल में अगर उसे ये पता चल जाए कि मैं पैदा होते ही 2 लाख का मकरूज़ हूँ तो वो कह रही इससे बेहतर है कि मुझे दोबारा गला घोटो और मुझे मार ही दो, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे एक तो सियासतदानों की कोई आप देखें कि कोई वर्कशॉप नहीं है। हमारे सियासतदानों को अपनी सिमत का ही पता नहीं है। हमारे सियासतदान जिस तरह कठपुतली बन के आप जमहूरियत के साथ तमाशा कर रहे हैं, बिल्कुल वो उन्हें अपना जो है वो असल मकाम का इल्म ही नहीं है कि हमारे जो आवाम के लिए हमें जो किरदार अदा करना चाहिए वो क्या किरदार है। तो ये ग्रोह बना दिए गए हैं, और ये सियासी ग्रोह जो है आप देखें ये तमाम अपनी अपनी बीन बजाते हैं और अपनी बांसुरी बजा के जनाब वो डांस करवाते हैं आवाम को। अल्लाह का शुक्र है कि अब आवाम हमारी बाशऊर हो गई है, चीज़ों को समझ चुकी है। एक वक्त था लोग कहते थे जनाब वो फलां बंदा तो हार ही नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा है। ये पहला इलेक्शन है कि लोगों को पता चल गया है कि पैसे से इलेक्शन नहीं जीते जाते। उसकी जिंदा मिसाल आप जनाब जहांगीर तरीन साहब को देख लें, कितना पैसा उसके पास, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, जहाज़ उसके अपने हैं। तो हमें एक तो ये अवाम के जज्बात की कदर करनी चाहिए। दूसरा ये जो चीज़ें हैं उस्मानी साहब कि अदारे इस पर क्यों तवज्जो नहीं दे रहे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब पीटीआई का एक ही एहतजाज है कि हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी को सिर्फ इसलिए दोबारा वजारत दी गई है कि उन्होंने जनाब पीटीआई को प्रॉपर टफ टाइम दिया है, और जो ख्वाहिशात उनसे या जो तवक्कुआत उनसे बांधी गई थी वो उस पर 100% पूरा उतरे हैं। मज़ीद पीटीआई को दबाया जाए, यार ये आपके अपने लोग हैं, अपने पाकिस्तानी हैं। इससे कोई पाकिस्तान में या तो आप ये कह दें कि ऐसा करने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है तो हम मान जाते हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे कल के प्रोग्राम में कि हमने प्रैक्टिस बना ली है कि जी हुकूमत में आते हैं, मुखालफिन को दबाने के लिए नैब इस्तेमाल करते हैं, एंटी करप्शन इस्तेमाल करते हैं ये अदारे, और जनाब FIA को इस्तेमाल करते हैं। ये अदारे अपना ना तो किरदार अदा ठीक कर रहे हैं, तो फिर क्या आपके ख्याल में कोई बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? अब एक नया, अच्छा माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात फिर मैंने रोक दी, आगाज़ करने लगे थे बात। अब एक नया तरीका शुरू हो गया। क्या? 2 दिन पहले जनाब सीनियर आदमी है सेल वड़ाई साहब, उस्तादों में शामिल हैं, बड़ा एहतराम करते हैं उनका। उन्होंने कलम लिखा था कि अब पाकिस्तान में बर्मा की सूरत में हुकूमत बनाने पर
तवज्जो दी जा रही है कि बर्मा स्टाइल की हुकूमत बनाएं। बर्मा स्टाइल क्या है? वहाँ जनाब मार्शल है, वहाँ पहले फ़ौजियों को कोई 50% वजारतें दी जाती थी। जब उस पर भी एहतजाज हुआ कि ये वजारतें इन्हें क्यों दी जाती हैं, मेरा एक अपना यानी कि जो राय मेरे ने दावा किया है, तो फिर क्या हुआ, पता चला जी उन्होंने कहा जी ठीक है, ये जो 50% सिविलियन या अवामी सीटें थी या जमहूरियत में ये जो लोग आते थे वो भी ख़त्म किए, उनको जेलों में डाला और मुकम्मल तौर पे उन्होंने कहा जी आप हुकूमत करें, हम खुद हुकूमत करेंगे। तो ये कालम भी छुपवाए जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों सारा पैनिक है, क्यों लॉलेसनेस है? अच्छा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये आपने मेरा ख्याल है कि समंदर कूजे में बंद कर दिया। ये जो एक देखिए जिस तरह हमने 90s में देखा, हम कहते थे जी बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हुए, अब ये जरदारी और नवाज शरीफ भी सीनियर बन चुके हैं सियासतदान। जिस तरह कौम ने छुटकारा पाया ना सीनियर सियासतदानों से, ये जो सीनियर सहाफ़ी है ना, ये जो जिसे आपने कहा ये जो ऐसी बातें करते, इनसे भी छुटकारा पाने के, हालांकि कौम तो इनसे छुटकारा पा चुकी है, कोई नहीं इनको सुनता, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ये जस्ट इनको कोई इंजेक्ट कर दी जाती है बात और ये अपने कॉलम में या अपनी बात में उसको करते हैं। इन लोगों के बात की नजरिए की कोई अहमियत नहीं है। दूसरा आपने जो बात की जो जिससे हमारा टॉपिक शुरू हुआ था माशी की, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमें कुछ ऐसे बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से ये जो हमारी डूबती मैशत है, जो ऑलरेडी तकरीबन डूब चुकी है, और अब सुना है कि एक बहुत बड़ा IMF का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जो तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो अशराफिया उनको जो मराहत दी जाती हैं, जिसके बारे में कोई कहता है जी 14 अरब डॉलर की हैं, कोई कहता है 17 अरब डॉलर की हैं, वो कहते हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो आधा बजट है वो इन जो अशराफिया है इनकी मराहत में निकल जाता है। तो वो मुल्क जहां पर अवाम को खाने के लिए आटा मैसर नहीं, रोटी मैसर नहीं, बिजली का बिल देने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं है, गैस उनके घर नहीं आती, LPG पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए पिछले 1-2 दिन में, LPG खरीद कर वो नहीं जला सकते। वो कहते हैं भाई कहीं से कमाएंगे तो चूल्हा जलेगा। इन हालात में जब आप जाते जाते, अभी आपने उनकी वजीर आला की बात की जो अब वो वफाकी वजीर बन गए, जाते जाते DC लाहौर को 8 करोड़ रुपए की गाड़ी की चाबी देके गए। भाई किस चीज की देकर गए हो? बिल्कुल सही। आपने हमें दिया क्या है? आपने हम लाहौरी की बात करते लेते हैं, आपने सिवाय अहले लाहौर को डंडे मारने के अलावा, जेलों में बंद करने के अलावा, जाली मुकदमे बनाने के अलावा, उनके घरों में छलांगे मारने के अलावा आपने किया क्या है? आपकी जिम्मेदारी होती है, आप जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है बाजारों के अंदर, कीमतों का मामला है, दूसरी चीजें जैसे आपने जैसे किया कि वो कमिश्नर का काम होता है कि उसको चेक करे। भाई जिस बंदे को पता ही नहीं है कि आटा क्या भाव आता है, उसके घर में क्या भाव आ रहा है, उसके घर में उसके मुर्गी का क्या रेट है, टमाटर का क्या भाव है, वो क्या बाजार में जाके देखेगा? वह तो वही बात होगी ना, वो एक शहजादी ने कहा था अच्छा इनको रोटी नहीं मिलती तो इनसे को केक खा लें। इस अशराफिया का ये हाल है। ये अवाम की नब्ज को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। ये सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और उसी में इनकी औलादे जो हैं वो आकर इनकी सीटों के ऊपर विराजमान हो जाती है। ये खानदान है। मेरा ख्याल अगर आप देख लीजिए ब्रिटिश दौर से लेके आज तक आपके ये जितनी ब्यूरोक्रेसी और जो दूसरे महकमे हैं इनमें अगर आप कंटिन्यूटी देखें तो एक ही खानदान जो है वही खानदान, बहुत चंद % फर्क पड़ा होगा, वरना ये वही लोग हैं जो ब्रिटिश राज में भी खिदमतगार थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया या इनको करवा दिया गया। और उससे लेकर आज तक ये लोग पूरी सारी मराहत जो है उसके मजे उठाते हैं, इनकी नस्लें मजे उठाती हैं। आप एक ब्यूरोक्रेट को देख लें या एक अफसर को देख लें, उसकी 4, 5, 7 नस्लें जो हैं वो अफसरशाही में हैं और वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि जी हमारे तो परदादा थे अंग्रेज दौर के कमिश्नर। तो भाई आप हमारे हाथ देख लें, हमारी जान छोड़ें। आपका क्राइटेरिया क्या है? आप यू आर अ सिंपल ग्रेजुएट और आप जो डॉक्टरेट डिग्री याफ्ता लोग हैं उनको आप चैलेंज करते हैं उनकी बात के ऊपर। अब आप ये सारी देख लें, ये जो आपकी जितने सियासतदान आए हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या इनकी तालीमी काबिलियत है, ये लोग किस तरह पॉलिसी दे सकते हैं, ये किस तरह माश को ऊपर ले जा माशी पॉलिसी दे सकते हैं, ये किस तरह। अब आप देखें कि उस्मान साहब हमारा सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन है। तो अब आप देखें कि पिछले सेनेट के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि
जो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वो पैसे सरेआम पैसे देते हुए सरेआम पकड़े गए। पैसे उनके वो लेते हुए देते हुए सारी चीजें सामने आती, तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, आज तक किसी ने नहीं पूछा। हमारे फ्रंटमैन है ना जी ये सब वही मैं सिस्टम हमारे के। सिस्टम, यानी कि हम जब एक कोई सेनेट का इंतखाब में सेंटर का इंतखाब करते हैं तो हमारा करोड़ों रुपए यानी कि उसके लिए हम जो है वो हमारे रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, रिसोर्स लग रहे होते हैं, करप्शन हो रही होती है। तो अब वही फिर बोलियां लगेंगी, वही सब कुछ होगा, वही मंडियां सजेंगी, करोड़ों रुपए लोग देंगे। तो जहां ये आदम हो तो बाकी फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये वो पैसा है जो हमारे नाम पर लिया जाता है और उससे लोगों की खरीदो फरोख्त की जाती है। ऐसे ऐसे यानी ये वो पैसा जो हमारे नाम पर, जो आपने कहा कि 2 लाख का एक बच्चा मकरूज पैदा होता है, वो हमारे जो अभी बच्चे पैदा होने उनके नाम पर ये कर्जों पे कर्जे लिए जाते हैं और पल कौन रहे? इनके बच्चे। ये रिसोर्सेज भी वो $17 बिलियन भी हमारा खा रहे हैं। उसके अलावा जितने रिसोर्सेज हमारे मुल्क के उसको प्ल्यूट भी कर रहे हैं, उसको खराब भी कर रहे हैं, उसको चलने भी नहीं देते, ना कोई कारोबार चलने देते हैं, ना ये कोई सिस्टम चलने देते हैं, ना ये किसी की ज़राअत चलने देते हैं, ना ये किसी का पेट्रोल पंप चलने देते हैं। तो भाई काम लोगों को करने दो, लोगों को रोटी कमाने दो, लोगों को मतलब। और ये जो बेबहा पैसा है जो इन लोगों को मराद का और जो कुछ नहीं करने का, या तो आप हमारा एक सिस्टम बनाया था, हमारा तो जो सिस्टम है हमारा मुल्क है वो दिन ब दिन नीचे गया है, नीचे गया। आपकी अगर कोई परफॉर्मेंस थी, आपने ये जब से पाकिस्तान बना है 70 साल से आप खा रहे हो, आपने हमें कुछ दिया है? अगर दिया है तो फिर तो आप मरात लें, अगर नहीं दिया तो भाई हमारा पीछा छोड़े, हम खुद चला लेंगे। जी यहाँ एक उस्मान साहब ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए मसाइल पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो सूरत हाल है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अवाम जो दिन ब दिन महंगाई के हाथों पिस रही है, हमारे हुक्मरान कैसे इस पर काबू पाएंगे। हमें जुल्करनैन ताहा साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर आदमी है, उनसे भी बात करते हैं और मजीद टॉपिक भी उनके साथ डिस्कस करते हैं। जी जुल्करनैन ताहा साहब अस्सलाम वालेकुम। जुल्करनैन ताहा साहब, 2 दिन पहले अजलास हुआ जिसपे हमारे वफाकी जो वजीर ख़जाना हैं जनाब औरंगज़ेब साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा थे और उनकी शहरियत के हवाले से बात हो रही थी कि इनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी जाए। तो वो खुद भी उस अजलास में शामिल थे। तो पहले तो उन्होंने कहा जी नहीं वो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये वो इस तरह की भी बातें हुई। तो ये ऐसे ही है, जब मोइन कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया गया तो उन्होंने कहा जी मैंने ना अपने बाप की कब्र पे जाना है। तो सारे एक दूसरे के मुंह को देखना शुरू हो गए कि यार इसके बाप की कब्र कहाँ है। उसने कहा जी मैनी साहब में है। तो अब किसी को पता ही नहीं था, बल्कि उन्हें खुद भी पता नहीं था कि इनकी कब्र किधर है, कौन सी है। तो शेख रशीद साहब ने जनाब कहा कि यार ले जाइए इनको वहाँ, उन्हें किसी कब्र पे जनाब, उन्हें ये आपके बाप की कब्र है, ये दुआ मांग लेंगे। तो ये चीजें भाईजान जुल्करनैन ताहा साहब कब तक हमारे साथ चलती रहेंगी। जुल्करनैन ताहा साहब वो 3 पता चला कि करोड़ जो है 3 करोड़ उनकी तनख्वाह है, कितनी तनख्वाह है उनकी? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ सुना है वो तनख्वाह छोड़ के आ रहे हैं। क्या उनके हाथ में कोई अलादीन का चिराग है? वो बता रहे हैं जी किसानों पे भी टैक्स लगाएंगे, सेल परचून वालों पे भी लगाएंगे, रियल स्टेट पे भी लगाएंगे। ये टैक्स की बातें तो सुनते आ रहे हैं, खुशहाली कहीं नजर नहीं आ रही भाईजान। देखिए एक तो ये बड़ा चीज है कि ये केयर टेकर सेटअप जो अभी बैकअप हुआ है, नई जो सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है जनाब, इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड ही है सर। तो ये भी बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट का ही है। और आपको जिस तरह दो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, लाइक इंटीरियर है, उसमें मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और अभी उन्होंने वैसे पार्टी भी कोई ज्वाइन नहीं की, तो वो बैठे हैं, जिसे वो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आईज एंड नोज होंगे। नहीं वो तो उन्हें उनकी खिदमत के बाद नवाजा गया ना, उन्होंने जो खिदमत सर अंजाम दी है जनाब, वो बिल्कुल नवाजा भी गया और आगे भी उनसे काम लिया जाएगा जनाब, लिया जाएगा जी। औरंगजेब साहब के बारे में बात करूं कि ये बहुत बेहतर चॉइस है, हम आबदार के साथ में इसको लेके आए। देखिए वो जो इनकी हमने तनख्वाह की बात की, एसपीएल के ये प्रेसिडेंट थे और 3.5 करोड़ यूं ही नहीं दे रहे थे, कॉम्पिटेंट था। मसला सारा अब ये है कि ये भी अगर सिर्फ एक मेहरबानी कर दें, जिसे कहते हैं ना कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं, गरीबों को स्पेयर कर दें, तो वो जो आपका शुरू में आपने पूछा कि भाई ये जो है पाकिस्तानी कौम, ये जो तबाहकुन किस्म की महंगाई है, इसको कैसे डील करेंगे, इसको कैसे फेस करेंगे। इसको फेस करने का एक ही तरीका है कि आप बड़ा टैक्स लगाएं,
सुपर एलीट के ऊपर मीन अमीर आदमी के ऊपर, और जिसे कह लें कि बड़ा जो आपका जो लैंडलॉर्ड है, बड़ा फार्मर है, गरीब फार्मर के ऊपर मत लगाए, गरीब किसान के ऊपर मत लगाए, जिसकी जिसे कह लें कि हजारों में एकड़ जमीन है और जिसकी पैदावार भी वो करता है और बाद में टैक्स को जीरो देता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये वो थोड़ी सी लैंड रिफॉर्म कर दें और टैक्स लगा दे अमीरों के ऊपर, तो कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो आम बंदे को मिलेगा। अच्छा जुल्फिकार साहब, मैं चाहता हूँ फार्मूला लगाना है कि आज IMF ने कहा कि जी बिजली का रेट यूनिट इतने पैसे बढ़ा दें, गैस का इतना बढ़ा दें, और बाकी जो है सब्सिडी को फार्मर से उठा लें, किसानों से उठा लें, तो भाई फिर तो वो वही चलता रहेगा। फिर तो आपको सरकार को भी रिमूव करने की जरूरत नहीं थी, उनको बैठा देते। और वैसे वो देखें सरकार भी कितने मजे के आदमी है, मुझे कहते हैं ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उनको अगर थोड़ा बहुत कुछ आता है, वो इकोनॉमी से आता है, इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उठा के उनको मतलब हमारे शरीफ को हमने हर जगह ही जिसे कहते हैं कि रखना है, टॉप पोजीशन पे रखना है, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया यार। और मुझे एक छोटी सी एग्जाम्पल भी आती है, वो जो हम लास्ट में हमने बात की थी कि दो तारिक फातमी और जलील अब्बास उनके साथ ऐसे जोड़े गए हैं जिस तरह हम होता है ना कि एक वर्किंग लेडी है, तो वो अपने बच्चा वो उससे जाना है काम पे, तो वो बेबी सिटर बुला लेती है, तो बच्चे को उन्होंने बुलाना फुसलाना होता है। तो यही काम मुझे यही लग रहा है कि सरकार साहब को एक सी नहीं आती फॉरेन मिनिस्ट्री की, उनको उठा के उनकी जिसे कह लें कि झोली में डाल दी गई है, और साथ में जो बेबी सिटर बैठाती है, हाँ जी ये को बेबी सिटिंग करें। जी आप ठीक कह रहे हैं जुल्फिकार साहब। बात असल में जुल्फिकार साहब बात ये है कि अब आप ये देखें ना कि कहते हैं कि फलां जो बेटा है वो इसलिए ये काम कर रहा है कि जी इसका बाप भी यही करता था। अगर वो काम उस तरह का कर डाले ना, तो फिर उसको जब हम डिस्कस करते हैं या तनकीद का वो इसका बाप भी जनाब बड़ा फ्रडिया था, बड़ा चोर था, इसने भी इसलिए चोरी की है। भाई हमारे सिस्टम में ये जो करप्शन रच बस गई है। अब आप देखें कि बिजली के बिल जब आएंगे तो लोगों के पास तो खाने के लिए भाई घर का सामान मौजूद नहीं है, किचन चलाने के लिए, बच्चों को रोटी देने के लिए चीजें मौजूद नहीं है, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो वो क्या करेंगे? वो बहाने तलाश करेंगे, कहीं से बिजली चोरी कर लें, गैस चोरी कर लें। अगर हम स्टोर में जा रहे हैं तो यहां से कुछ चीजें अगर छुपा के ले जा सकते हैं तो चोरी कर लें। यही चीजें टैक्स में चल रही हैं। भाई हमारी आवाम खुशहाल नहीं है, अगर किसान खुशहाल नहीं है तो वो मार्केट में आपको चीजें सस्ती कैसे दे देगा? तो यहाँ अवाम में खुशहाली लाने के लिए इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, इनके पास पैसे ही नहीं है, मांगना इनकी आदत बन गया है। तो अब या तो कोई इनकी ट्रेनिंग करवा ली जाए कि ये बेहतरी के लिए कोई इकदाम कर सके। अगर हम आज बड़ी बातें तो करते हैं, इमरान खान को भी हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जी बड़े जनाब, लेकिन उन्होंने जो उस्मान बुज़दार फार्मूला मुतारफ कराया था पंजाब में, उन्होंने भी जनाब तबाही मचा के रखी हुई थी। तो वो इस बात पे अब बड़ी बात करते हैं कि जी अवाम ने उसको सराहा तो बहुत ज्यादा है, ये उसके क्रेडिट में जाता है कि वो खुद बड़ा ईमानदार है, लेकिन जिन लोगों के साथ उसकी शाकतदारी थी, सबको हम ईमानदार तो करार नहीं दे सकते जिस तरह उन्होंने मुल्क को लूटा है। ये लूटने का सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक अब आप देखेंगे अगर आईजी पुलिस पंजाब है तो होना तो ये चाहिए कि मैं कहता हूं अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब भी उसे गलत काम कहे, वो कहे जी मैंने नहीं करना। तो अगर आईजी पुलिस पंजाब को वज़ीर-ए-आला पंजाब कोई भी आईजी हो मौजूदा नहीं, अगर वो कॉल करता है, वो तो ऐसे दुमछल्ला बन के जनाब जी 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 जी, वो भाई उसको तो कि मेरी नौकरी खतरे में अगर मैं बात नहीं मानता। जब तक ये काम नहीं करेंगे कि हम अदारों के जो सरबराहान है, कोई भी अदारा ले लें, आप हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, अब आप देखें हेल्थ में देखें, अस्पताल में जाएं तो वहां का आप अगर सूरत देखें, यार मैं किसी की क्या बात करूं, जुल्फिकार साहब मैं मेरी बेगम टीचिंग करवाती हैं, तो वो बता रही है कि मेरे पास एक बच्ची ऐसी स्टूडेंट है कि उसके वालिद कैंसर के पेशेंट हैं, तो उन्होंने रायगढ़ में कोई अस्पताल है, मेरे ख्याल बैरिया में अस्पताल है कैंसर का भी, कोई इन्होंने अपना मलिक रियाज साहब ने जो है वो मेहरबानी की है, लोगों के लिए खोला हुआ है। तो वो बता रही थी बेगम के उस बच्ची के पास, वो कहती है मैडम हमारे पास किराया नहीं है कि हम अपने पापा को ले जा सके, हम अपने घर का सिस्टम बड़े मुश्किल से चला रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उनको किसी गाड़ी में या किसी चीज पे बिठा के वहां तक ले जा सके। तो जिस मुल्क की हेल्थ का ये हाल हो, जिस मुल्क की एजुकेशन का ये हाल हो कि आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिल्कुल जो आप बता रहे हैं
मजीद ऐड करता चलूं। जनाब देखिए ये जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की सेंटर में, पंजाब में मैं आपकी बात को आगे बढ़ाने से पहले आज तक शहबाज शरीफ तो ये साबित नहीं कर सके कि मैं जनाब नीट एंड क्लीन हूँ। यहाँ जिसको मर्जी सादक और अमीन करार दे दिया जाता है, जिसको मर्जी उस पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी और उस वक्त उसको पकड़ के वज़ीर बना दिया गया था। भाई हम इन चीजों से कब अब जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं और वो सब बरी हो गए, मियां नवाज शरीफ ले लें या जो भी लोग हैं, मसलन आप देखें कि मरियम नवाज साहबा को भी सजा हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब को, उसके बेटे दोनों आ गए हैं, प्रोटोकॉल के साथ उनको जाती उम्रा ले जाया गया है। आज वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, उनकी वहाँ वो नैब अदालत में पेश होंगे, तो अब ये बरी हो जाएंगे। अगर बेगुनाह है तो बरी होना चाहिए, हमें चीज पे इतराज नहीं है, लेकिन फिर सजाएं क्यों दी, केस क्यों बनाएंगे? जो आप कह रहे हैं जनाब पूरे कंट्री को बताएंगे, उन्होंने 3 केसेस हैं इनके जो पनामा रिलेटेड करप्शन के बड़े बिलियंस में करप्शन के 3 केसेस हैं, तीनों में वो बरी हो जाएंगे जैसे आपने बताया। ये आप जिसे कहते हैं कि आप भी बैट कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, एनीबॉडी कैन से जनाब। ये तीनों जिस तरह नवाज शरीफ ट्वीट हुए, बरी हुए, मरीम नवाज बरी हुई और बाकी लोग भी। अब मैं फिर उसी मुद्दे पे आऊंगा कि देखें 16 माह का डिजास्टर्स पीरियड था जो 13 पार्टी लेड बाय शहबाज शरीफ पीडीएम को था। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इन्होंने उस वक्त भी उसके बाद भी नहीं सीखा। पब्लिक जिसे कह रहे हैं कि बिल्कुल उसमें पब्लिक की तबाही मच गई, इन्फ्लेशन प्राइस हाइक कहाँ पहुंच गया, हर बंदे की कुव्वत खरीद खत्म हो गई, मिडिल क्लास जो है आपकी खत्म ही हो गई है, मिडिल क्लास आपकी रिड्यूस हो गई, लोअर मिडिल क्लास में चली गई है। मतलब इस टाइम आप कहें कि आप सफेद पोश आदमी आपको मिलेगा नहीं। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने 16 माह से कुछ नहीं सीखा। इनका अभी भी फोकस यही है कि हमने इस पाकिस्तान से हमने सिर्फ पीटीआई को एलिमिनेट करना है, पाकिस्तान के फेस से उसको मिटाना है, सारी एनर्जी उसी पे कंज्यूम करो, उसी लड़ाई मार कुटाई में। भाई आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं लाएंगे? जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। ये इकोनॉमिक्स का नंबर 1 असूल है, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे जो सफर है वो 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम होगी। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम तो कहीं इनके ज़हन में आती नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पावर आती है और अपना अगेन वही जो पैसा इन्होंने बनाया है उसको प्रोटेक्ट करना है या मजीद बनाना है। जुल्फिकार साहब जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा थोड़ा है, आपके हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया जी। जनाब जिस तरह के जुल्फिकार साहब बता रहे थे, बात कर रहे थे, उस्मानी साहब आपकी तरफ आप बात कर रहे थे पहले जी, गुरैश साहब से पूछे थे। जी गुरैश साहब, सारी बातें सुनी आपने, तो आप ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे कि लोगों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लग चुके हैं, बरी होने के बावजूद आवाम के नज़दीक उनको नीट एंड क्लीन करार नहीं दिया जा सकता। अदारे पहले उनको जनाब क्या करते हैं, वो सियासतदान जो है उनको मुकदमात दर्ज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी इक़्तिदार में बैठे लोग अपना जो है वो असर सूद इस्तेमाल करते हुए उन्हें जलील करवाते हैं मुखालफिन को। जब वही मुखालफिन इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो अपने जनाब जो मुखालफिन होते हैं उनको सजाएं दिलवाते हैं, मुकदमात दर्ज करवाते हैं। ये इन चीज़ों से हमारी जान कैसे छूटेगी? कब हमारे अदारे आज़ाद होंगे? कब हमारे जो महकमों के सरबराहान हैं उनको ये जनाब खुदा का खौफ होगा कि हमने कोई गलत काम नहीं करना, चाहे हमें जो भी कोई कहे? तो ये चीज़ें कब तक होती रहेंगी? देखें ये मतलब ना हमारी असल चीज़ है, बिल्डिंग जो खड़ी होती है बुनियाद पे खड़ी होती है, हमारी बुनियाद ही नहीं ठीक। हमारा जो नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे जो होते हैं वो मुल्क में तब्दीलियाँ लाते हैं, हमारे सियासतदान जो है मुल्क में तब्दीलियाँ लाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में सियासतदान है ही नहीं। इस सियासतदान तो पहले भी मैंने बताया वो होता है जो मुल्क के लिए सोचे, कौम के लिए सोचे, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए सोचे, हैं जी। और फिर हमने वो नर्सरियाँ ही बंद कर दी हैं जो कॉलेज यूनियंस हुआ करती थी और वहाँ से लोग निकलते थे और वो सियासतदान बनते थे, हैं जी। यहाँ पे तो सारे माफियाज के लोग हैं या कब्जा माफिया के लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो कारोबारी आदमी हैं जो जस्ट इसको एक बिजनेस समझते हैं कि हमने ये इतना पैसा लगाना है और उस पैसे लगा के हमने गवर्नमेंट में आना है और इतना पैसा कमाना है। और ये आपने देख ही लिया जो इलेक्शन हुआ है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, क्योंकि इस वक्त जो अदारे हैं हमारे, और ना यहाँ अदारे सही काम कर रहे हैं, ना जहाँ आइन है या ना जहाँ कानून है। तीसरी बात जल्दी में मैं बता रहा हूँ कि एक के IMF
की जो बात हम करते हैं कि वो बड़ी शराइत के साथ आए। देखें, IMF के दिए हुए पैसे से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। IMF के दिए हुए पैसे से इस मुल्क की गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। इस मुल्क की गुर्बत कैसे खत्म हो सकती है कि हम अपने अदारों में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं, नंबर 1। नंबर 2, हम जो है आम जो टैक्सेस हैं वो उसको ना लगाएं। ये नहीं है कि अब जी इतने टैक्स थे तो हमारी इनकम नहीं हुई, अब और टैक्स लगा दे। टैक्स लगाना बड़ा काम नहीं है। अगर हम 3.5 करोड़ वाला बंदा इधर ले आते हैं, उसको क्या पता पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान में लोग कैसे जिंदा रहते हैं। यहाँ के लोगों को लाना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये कि टैक्स लगाना बड़ी बात नहीं है, टैक्स की वसूली बड़ी बात है। आप टैक्स की वसूली करें और उन अदारों के उन लोगों को उल्टा लटकाएं जो जिसके इलाके से टैक्स वसूल नहीं होता। लोग रसीदें नहीं देते। आप 5 लाख की चीज खरीदते हैं मार रोड पे, वो रसीद नहीं देते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये चीजें आपने खरीदी, थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए बिजली के बिल जो है वो उसकी वसूली को बेहतर करें, कनेक्शन नाजायज खत्म करें, गैस के नाजायज कनेक्शन खत्म करें। गैस भी आएगी, बिजली भी आएगी, और जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे बिजली के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उनको रिवाइज किया जाए। ये तो नहीं है कि जी डॉलरों में पेमेंट उनकी की जाए, बिजली लें ना लें उनकी पेमेंट पूरी उनको मिलेगी, हैं जी। और फिर जो लोगों को सालाना कमीशन मिलता है, जिन लोगों ने वो ठेके दिए हुए हैं, वो खत्म किए जाएं। ये सारी चीजें जब तक इस मुल्क में एक अच्छा इलेक्शन नहीं होगा, अच्छे नुमाइंदे नहीं आएंगे, तो तब तक तब्दीली जो है वो जरा मुश्किल नजर आती है। तो इसके लिए सब स्टेक होल्डर को बैठना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जाती अना को खत्म कर दें कि हमने इसको दबाना है या इसको हमने लाना है, ये चीजें खत्म कर दें। खुदारा ये मुल्क के कौम के लिए काम करें। मुल्क की कौम कायदे आजम की तरह आपको याद करेगी, लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो आप का नाम स्याह लफ्जों में लिखा जाएगा तारीख। जी उस्मान साहब, गुरैब साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया कि उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं है जब तक ये अदारे जो है वो लोगों से अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए जो उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि प्रॉपर लोगों से टैक्स लिया जाए। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है, गुरैब साहब ने निशानदेही तो दुरुस्त की है, लेकिन हमारे बड़े सीनियर जो एंकर पर्सन है जनाब कामरान खान साहब, उन्होंने कहा कि सिंध के एक रिटायर्ड FBR के जो सरबराह है उन्होंने बताया कि सिंध में सिर्फ 5 अरब सालाना FBR में करप्शन होती है। जब अदारों के सरबराहान ही, अब क्या करते हैं लोग, मैंने किसी को कहा कि यार आप जमीन ले रहे हैं तो वहां आपने उसका अंदराज करवाया है, तो कहता नहीं जरूरत ही नहीं। मैं क्या क्यों, कहता नहीं वो FBR का नोटिस आ जाएगा। तो मैं क्या FBR को पता तो चल जाएगा जब आप रेवेन्यू में आपका रिकॉर्ड आएगा। वो कहता नहीं जब वो मुझे बुलाएंगे वो मुकम्मल करके अपना काम सीधा कर लेंगे, बजाय इसके कि पहले ही हम उनको दावत दे दें। हमारे लोगों में ये चीज़ें रच बस चुकी हैं और हमारे सियासतदानों ने, वो क्यों सियासतदानों ने ये सारा कुछ उनकी वजह से है कि सियासतदानों की खुद रिएक्शन ठीक नहीं है। देखिए ये कानून लॉ लेसनेस है, कानून सबके लिए एक नहीं है जी। अदालतें, इंसाफ आपके सामने है, इंसाफ की यानी कि अदालतों में जिस तरह का इंसाफ लोगों को मिल रहा है, यहाँ आप देखें कि जनाब वो असद तूर किस लिए गिरफ्तार है कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए गिरफ्तार है। वो जब भी आप तारीख पे आते हैं तो क्या कह रहे होते हैं, काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वो ये क्या कि गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें अब आपके सामने हैं। हमें अदारे जो है इसमें जिस तरह का वो अदारे रोल का अदा कर रहे हैं आपके सामने ही है। पंजाब पुलिस क्या कर रही है, क्या करती रही पिछले 16 माह जी। तो अब 2 साल से आप देख ले क्या कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये देखिए ये जो कुछ हमने देखा 2 साल, वो तो इस्लामाबाद देख ले, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने SSP को सजा दे दी है, उन्होंने DC को सजा दे दी है। देखिए सिर्फ इसलिए कि हम गिरफ्तारी से रोकते हैं, हम अदालत से रिहाई का ऑर्डर जारी करते हैं, बंदा जेल से बाहर आता है और आप 16 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए ये और साथ ही उसको जेल भिजवाने की बजाय ये कह दिया कि 1 महीना आपके पास है, आप अपील कर सकते हैं। क्या फिर करना है, उनको भेजें जेल। अच्छा देखिए जो ये हम जो जितनी गुफ्तगू हमने की ना, तो इसमें हमारा हल क्या निकला, आपकी आखिरी बात ने उसका जवाब दे दिया जी। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं अगर एक जुर्म करता हूं तो मुझे निकल नहीं जाना चाहिए, मेरी पुरतजिश होनी चाहिए। मैं कोई जुर्म कर रहा हूं, मैं कोई टैक्स चोरी कर रहा हूं, मैं कोई नाजायज कर रहा हूं, इस रियासत के अंदर, इस शहर के अंदर
मैं जो भी गलतकारी कर रहा हूं उसके ऊपर चेक होना चाहिए। अब उसके ऊपर जैसे आपने कहा कि नैब आ जाती है, ये हो जाती है, तो ये जो मैंने पहले भी जो जिक्र किया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसने इस मुल्क को घुन की तरह चाटा है। इन्होंने मराहत भी ली है और जो रियासत का टैक्स था, टैक्स की कलेक्शन थी, उसको प्रॉपर नहीं किया। और ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है, ये सिर्फ एफबीआर की बात नहीं है। हमारा जो टोटल सिस्टम है ना, वो इस वक्त कोलैप्स के करीब। ये आपका जो सिस्टम है ये अपने वजन से तकरीबन गिरने के करीब है। हमारा सिस्टम जिन बैसाखियों पर खड़ा है वो बैसाखियां भी घुन खा चुकी है। अब सिर्फ वेट ये किस वक्त गिरता है, क्योंकि हम इस पर अगर छोटी छोटी बैंडेजेस लगाएंगे उससे ये मामला हल नहीं होगा। सबसे नंबर 1 ये चीज है, इदारों में चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, और ये जो अशराफिया को मराहत है खत्म करनी पड़ेगी। हमारा तो पूरा बजट खराब हो जाता है पेट्रोल और जो क्या कहते हैं किराए और दूसरी चीजों में, और वो जो अशराफिया इसको मुफ्त मिल रही है, यानी इसको लंबी लंबी तनख्वाहें भी मिल रही हैं, ये करप्शन भी कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे को भी इधर उधर कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो हमारे नाम पर जो पैसा मिलता है उसको भी ये सियासतदान और ये शराफिया मिलकर खाते हैं। और हमें जो एक आम सारिफ है उसके ऊपर वो सारे टैक्स थोप दिए जाते हैं। अब भी जब ये अभी आपकी पूरी गुफ्तगू में यही चल रहा था कि टैक्सेस लगाए जाए, तो भाई टैक्स तो इन द एंड मेरे ऊपर ही आएगा। मेरी बिजली के ऊपर और टैक्स आ जाएगा, मेरी गैस के ऊपर और टैक्स आ जाएगा, मैं बाहर से जो भी चीज लूंगा, आटा घी चावल जो भी लूंगा उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें जो वजह है, जो इस जवाल की वजह है, ये जो सिस्टम है, इसको इसके जो डिजर्विंग लोग हैं उनके हाथ में देना पड़ेगा। सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा और ये जो जाती मफादात हैं इसको हटाकर, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ जिसके पीछे आजकल आम आवाम जो है वो खड़ी हुई है, हो सकता है कल को ना हो, लेकिन अवाम जो है ना, ये अवाम तब्दीली चाहती है, इसमें किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। आज अगर इमरान खान साहब को हुकूमत दी जाए और वही वो हरकतें करें जो पिछले 3.5 साल में की, तो ये जो शिफ्टिंग है जो अवाम की हमदर्दी उनसे हट जाएगी। अवाम अपना रिलीफ चाहती है, अवाम चाहती है कि उसको अगले जो उसकी आने वाली नस्लें हैं, उसका वक्त है, उसके लिए आसानी पैदा हो, बजाय इसके कि रोज बरोज उसकी जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो तंग पड़ते जा रहे हैं। अब उसके लिए अपने जो पूरा बजट है महीने का वो बनाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इवन जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी तो तनख्वाही 15-20 तारीख को खत्म हो जाती है, वो दोबारा फिर 10 दिन उधार लेते हैं, फिर तनख्वाह आती है वो उतारते हैं। इसी तरह कारोबारी तबका है, कारोबारी तबके के भी बड़े बुरे हालात हैं। आप ये ना समझे कि कारोबारी तबका जो टैक्स अदा नहीं कर रहा, भाई क्योंकि सिस्टम नहीं है तो उनका भी कारोबार फ्लोरिश नहीं है। जब आप एक सिस्टम को बकायदा नाफिज करते हैं तो उसमें फिर सब ग्रो करते हैं। जब सब ग्रो करेंगे तो आपका मुल्क भी ग्रो करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि इसके ऊपर से जोंके उतार दें, इस सिस्टम के ऊपर से जो इसका खून चूस रही हैं, आप जैसे इसके ऊपर से जोंके उतारेंगे ये फ्लोरिश करेगा और हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश कर जाएगी। जी, जिस तरह क्या उस्मान साहब बता रहे थे कि हमें सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, मुल्क में जो लॉ लेसनेस है इसका खात्मा चाहते हैं, इंसाफ और कानून को मद्देनजर रखते हुए इसके अगर तकाजे पूरे किए जाएं तो कहीं भी जो लाकानूनियत है वो उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे मुल्क में जो रायजल वक़्त सिस्टम है, लोग इससे मुतनफ़र हैं। आज अगर कोई अदालत जाएगा तो वो ये तवक्को नहीं रख सकता कि उसको वहाँ इंसाफ जो है वो मिल पाएगा। अगर कोई पुलिस के पास जाता है तो उसे बिल्कुल ये तवक्को नहीं होती कि मुझे वहाँ से जो है वो इंसाफ मिल पाएगा। इसी तरह दीगर अदारों में जाने वाले जितने भी यानी कि हमारे साइलीन हैं तो वो मायूस हो चुके हैं सिस्टम से। तो मुल्क में कानून और आइन की जब तक बालादस्ती नहीं होगी, जितने भी अदारे हैं, पार्लियामेंट है, मुकन्ना है, आप यानी कि अदालतें हैं, अगर आप जो भी यानी कि अपने अपने सिस्टम में रह के अगर काम कर पाएगा तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि निज़ाम बेहतर हो सकेगा। आज अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मुल्क में तो हम ये वादे से कहते हैं कि वो अगर अपनी गुड गवर्नेंस कायम करना चाहते हैं तो उन्हें मुल्क में ये लॉ लेसनेस का खात्मा करना होगा। उन्हें ये जिस तरह के संडे के रोज़ प्रोटेस्ट की सूरत में जनाब हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं उनका जो बयान सामने आया है, लोग उसको पसंद नहीं करते। एक पुरअमन एहतजाज को वो लोग एहतजाज क्यों नहीं करेंगे? वो लोग समझते हैं कि आपने उनके हक पे डाका डाला है। तो अगर वो लोग बाहर निकलते हैं तो आप लोगों के साथ बड़े पुरअमन तरीके से बात करें, उनको उनकी बात सुने। ये गिरफ्तारियां करने से मामला हल नहीं होंगे।
आपने बताली लोगों के खिलाफ जनाब वो फायरिंग के, दहशत गर्दी के और बड़े संगीन मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। तो वो बताली लोग जो हैं वो बताली खानदानों से नहीं बल्कि 142 लोगों से जुड़े हुए हैं, 142 खानदानों से जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ हैं। तो वो 142 खानदान जो है वो पंजाब हुकूमत को डिस्कस कर रहे होंगे, वो इस पर तनकीद कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? कि ये लाकानूनियत है जो आप करने जा रहे हैं, वो इससे खुश नहीं है। तो हमें इस सिस्टम को बदलने के लिए, हमें इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये करना होगा कि जो मौजूदा हालात में जो कुछ भी चल रहा है इसे तब्दील करना पड़ेगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये सोचें कि चारे अगर सूबे उससे जो मुतवक्को चीज़ें यानी कि होनी चाहिए, जो उससे तवक्को कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो उनका उन्हें सदेबाब करना होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि जनाब जो PTI के चेयरमैन को मिलने जाएगा उसकी तस्वीरें बना लें, उसके ख़ानदान को डिस्टर्ब करें, अगर ये कहें कि जो PTI का झंडा लेके, वो भाई पाकिस्तानी है। इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से आप देखें कि आपकी जो पार्टी है वो ज़वाल पजीर हो गई हैं। इन लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया है, इन लोगों ने बताया है कि आप नापसंदीदा लोग हैं, रिजेक्ट कर। तो आपको रिजेक्ट इसलिए किया गया है कि आपने लॉ लेसनेस का सहारा लिया है। अगर आप कानून और इंसाफ की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं तो लोगों को ऊपर जीने का हक देना होगा। ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी के कवानीन लाएं, आप अपनी मर्जी के सिस्टम चलाएं। तो आप ये देखें कि अगर किसी हम सनतकार की बात करते हैं तो वो कहता है जी मेरी तो सनत ही बंद पड़ी है। अगर आप किसी किसान की बात करते हैं तो वो कहता है जी मुझे तो जनाब बिजली बड़ी महंगी मिल रही है, खाद बड़ी महंगी मिल रही है, मैं मार्केट में किस तरह जो है वो अपना अनाज सस्ता दूंगा। किसान भी परेशान है, आज ताजर भी परेशान है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ताजर हैं आज ये सारा कुछ सियासतदान जो है वो अगर बेहतर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं, तो इसलिए मसाइल का शिकार है। तो मुझे बात याद आ गई जब मियां नवाज शरीफ को मुशर्रफ दौर में जेल में डाला गया तो नवाबजा नसरुल्लाह समेत तमाम पार्टियों का कट किया गया और नवाबजा नसरुल्लाह साहब जो है वो तमाम जो एहतजाजी तहरीक थी उसके वो जनाब सरबराह बनाए गए। तो उन्होंने ऐलान किया कि कल जनाब इस्लामाबाद भी जाएंगे, रावलपिंडी में जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे और तहरीक चलाएंगे कि इनको बाहर निकाला जाए, क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो जब दिन का आगाज़ हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने ख़ानदान समेत सऊदी अरब जा चुके थे और नवाबजा रसूलुल्लाह साहब से किसी ने पूछा कि आप तो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे थे, तो ये सब कुछ क्या हुआ। उसने कहा यार मुझे नहीं पता था, मेरा पहली दफ़ा किसी सियासतदान से नहीं किसी ताजर से जो है वो वास्ता पड़ा था। तो भाई ये ताजर लोग हैं, ये बात ठीक है, ये कारोबारी लोग हैं, इनको सियासत के जो है जब तक असूल नहीं सिखाए जाएंगे या इन्हें गुर जो सियासत के होने चाहिए वो नहीं आएंगे तो काम नहीं बन पाएगा। तो नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेज़बान जनाब यूनुस बाट, जनाब आसिफ उस्मानी साहब, जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब को इजाज़त दीजिए ताकि हम आइंदा प्रोग्राम में आपको नए प्रोग्राम में नई चीज़ों के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।